बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोज 8 घंटे तक सोता था, फिर भी मेरी बैटरी 5% तक क्यों रहती थी। बैटरी को आप अपनी थकावट से कंसीडर करें। सोचिए, आप टाइम पर सोते हैं, पूरे 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, सुबह उठते हैं और फिर भी लगता है कि जैसे 5% आपकी बॉडी एक्टिव है और बाकी सारी की सारी थकान है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जो लफ्ज है जिससे मैं इसे डिफाइन करूंगा उसे हम कहते हैं ब्रेन फोग। जहां आप अपना फोन नंबर तक याद नहीं रखते, वो टांगों का बोझ जहां सीढ़ियां चढ़ना और माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर लगता है। बहुत अरसे तक ये मेरी जिंदगी थी और साथ ही मुझे क्रॉनिक फटीग हो रही थी, जो EBV जिसे एब्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है। अब सुनने में EBV बहुत स्केरी लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगी में कभी ना कभी लगभग हर अडल्ट को EBV होता है। ज्यादातर लोगों में ये वायरस साइलेंट रहता है, कोई सिम्टम नहीं आती, जिंदगी नॉर्मल चलती रहती है। लोगों के लिए ये मसला बन जाता है। मैं सिर्फ अपनी पर्सनल जर्नी शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो से सिर्फ एक बंदा भी फायदा उठा लेगा तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत काम आ गई है। एक डिसीजन बताने वाला हूँ जो कि मैंने 5 साल पहले लिया था। ये डिसीजन कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कुछ डॉक्टर भी इस पर एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए ये डिसीजन लाइफ चेंजिंग था। मैंने सबसे पहले चूज किया विटामिन D3। पिछले 5 सालों में मैंने रोज सुबह 10,000 विटामिन D3 के यूनिट लेना शुरू किए। इस वीडियो में मैंने आपको बताना है मैं ये क्यों करता रहा हूँ, इसके बारे में साइंस क्या कहती है और ये सबसे ज्यादा जरूरी कि मैं इसे सेफली कैसे यूज करता रहा हूँ। हशमीतों को सिंपल जुबान में समझो। ज्यादा लोग समझते हैं कि हशमीतों सिर्फ थायराइड का इशू है, टैबलेट लो, TSH नॉर्मल रखो और बस सब ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि हशमीतों थायराइड डिजीज नहीं, ये इम्यून सिस्टम की एक डिजीज है। आपका इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी पर अटैक कर देता है। इसके ऊपर EBV जैसा वायरस रिएक्टिवेट हो जाता है तो ये डबल अटैक बन जाता है। EBV और अगर आप कोविड को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो सुनिए, EBV अक्सर बॉडी के B सेल्स में डॉर्मेंट रहता है। स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन इसको रीएक्टिवेट कर सकती हैं। मेरे केस में कोविड 2020 के बाद मेरी फटीग क्रॉनिक होना शुरू हो गई। जब EBV एक्टिवेट होता है तो ये सेलुलर एनर्जी ड्रेन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक करता है और आपके लिए हमेशा थका हुआ जिस्म आपके सामने रखता है। नॉर्मल को अगर आप ऑप्टिमल के साथ कंपेयर करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा विटामिन D3 का लेवल 20 से 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर था। डॉक्टर कहते थे कि नॉर्मल है, लेकिन मैंने नॉर्मल महसूस नहीं किया। फिर मैंने सवाल पूछा, क्या नॉर्मल उन लोगों के लिए काफी है जो क्रॉनिक इलनेस से फाइट कर रहे हैं, या मुझे ऑप्टिमल होना चाहिए? विटामिन D3 अगर इसका एक्चुअल रोल देखें तो सुनिए, विटामिन D3 टेक्निकली सिर्फ विटामिन नहीं, ये प्रो हार्मोन जैसा काम करता है। अगर इम्यून सिस्टम एक आर्मी है तो विटामिन D3 उसका एक जनरल है। हशमीतों की सीन में आर्मी कंफ्यूज होती है, गलत टारगेट पर अटैक करती है और विटामिन D3 रेगुलेटरी T सेल को सपोर्ट करता है। ये वो पीस कीपर्स हैं जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में रखते हैं। विटामिन D3 और EBV का बैलेंस क्लेम अगर आप करते हैं, रिसर्च सजेस्ट करती है विटामिन D3 इम्यून रिस्पांस को सपोर्ट करता है, एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड जैसे कैथलिसिडिन को एक्टिवेट करता है। इससे कुछ लोगों में वायरल एक्टिविटी बेटर कंट्रोल में आ जाती है और मेरे लिए पर्सनली हाई विटामिन D3 के लेवल से मेरा क्रैश कम हो गया। अगर इसके मैं जनरल फैक्टर की बात करूं तो कुछ लोगों में विटामिन D3 रिसेप्टर कम इफेक्टिव होता है। इसका मतलब थोड़ा विटामिन D3 काफी नहीं होता, ज्यादा लेवल चाहिए होता है ताकि सेल इसे यूज कर सके। और मेरे लिए 2000 IU लेवल 32 तक लेके गया, 5000 IU लेवल 45 तक लेके गया और 10,000 IU मेरा लेवल 70 to 90 तक लेके गया, जो कि अच्छी एक रेंज थी। चलो अब बात करते हैं सनलाइट के लॉजिक के ऊपर। 20 मिनट तक धूप में बॉडी 10,000 IU से 20,000 IU विटामिन D3 बना सकती है। मसला ये है, हम इंडोर रहते हैं, क्रॉनिक इलनेस में एब्जॉर्प्शन और कम हो जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी पार्ट क्या होता है, ये बहुत जरूरी है कि विटामिन D3 अकेला मत लें, इसके साथ चाहिए K2 जिसे MK7 की फॉर्म में कहते हैं। और अब मेरी सस्ती दवाई डॉट शॉप पे जाके विटामिन D3 विद MK7 जो कि K2 के एडवांस फॉर्म में परचेज कर सकते हैं और इसकी प्राइस मार्केट से
3 गुना कम है। इसके साथ मैग्नीशियम होना चाहिए। विटामिन K2 के साथ इसे लेना क्यों जरूरी है? विटामिन D3 कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कैल्शियम कहाँ भेजना है। तो K2 कैल्शियम को बोन्स और टीथ की तरफ ले जाता है, आर्टरीज और किडनी से दूर रखता है। तो अगर इसमें आप K2 की मिकदार देखें तो 200 mcg माइक्रोग्राम तक आप विटामिन K2 इन द फॉर्म ऑफ MK7 ले सकते हैं। तो मैग्नीशियम इसमें क्यों जरूरी है? मैग्नीशियम के बगैर विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। हाई डोज डी की मैग्नीशियम को ड्रेन कर सकती है, इसलिए 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के साथ अगर आप रात को लेते हैं विटामिन D3 और MK7 के साथ, तो इसमें आपको क्या फायदा मिलता है? नींद बेहतर होती है, एंजाइटी और पैल्पिटेशन से आप बच जाते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट विटामिन D3 K2 की कंबाइंड फॉर्म मेरी सस्ती दवाई .shop पे पड़ी है, वहां पे जाकर परचेज कर सकते हैं मार्केट से 3 गुना कम कीमत पे। तो इसके मैं रिजल्ट्स बताता हूँ। 5 सालों में हशमीतो एंटीबॉडीज लोएस्ट लेवल पर आ गई, जिससे EBV स्टेबल हो गया और 3 साल से कोई भी बड़ा क्रैश नहीं आया। मैं ब्लाइंड नहीं चलता, हर 6 महीने बाद ब्लड टेस्ट में विटामिन D25OH का टेस्ट और कैल्शियम लेवल लाजमी चेक करवाता हूँ। तो मेरी तरफ से आपको फाइनल मैसेज क्या है? अगर आपको फटीग ज्यादा रहती है, ब्रेन फोग रहता है, फोकस इशू है, तो ये सब नॉर्मल समझकर एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं करना, रुक जाएं और इसको डीप डिग करें, तो आपको पता चलेगा कि आपको भी टेस्ट करवाने की जरूरत है। ये सारे अमल करने से मैं अपनी जिंदगी में वापस आ गया और इससे मुझे मैक्सिमम और अच्छे रिस्पॉन्स मिले। मैं आप सबको भी कहता हूं, क्या विटामिन D3 के साथ MK7 जो कि K2 के एडवांस फॉर्म है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के साथ आप रात को लाजमी यूज करें। और विटामिन D3 की अगर आप रेगुलर डोज लेना चाहते हैं तो 10,000 IU से स्टार्ट करें, और अगर वीकली डोज की तरफ जाते हैं तो 2 लाख IU की डोज आफ्टर 2 वीक आप ले सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, क्या विटामिन D3 रेगुलर अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने से मल्टीपल इश्यूज से बच जाते हैं, और मुझे उम्मीद है आप इसे सीखेंगे और दूसरों तक शेयर करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज़।